नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईएएस या आईपीएस बन करके देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाला है। तो ये भारत की 3 सबसे बड़ी नौकरियों में से, जैसे आईआईटी, आप जानते हैं कि आईआईटी एमबीबीएस और आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। ये 3 भारत की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है दोस्तों, उसमें से आईएएस एक है। दोस्तों, आईएएस पूर्णतः गवर्नमेंट सर्विस है, क्योंकि आईआईटी और एमबीबीएस करके आप दूसरे देश में भी जा सकते हैं और भारत में भी आप प्राइवेट खुद का अपना खोल सकते हैं, लेकिन आईएएस बनने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये भले ही गवर्नमेंट सर्विस है, लेकिन आप इसके पावर और इसकी राइट्स को आप जानते होंगे। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसको पब्लिक सर्वेंट भी अब कहा जाता है। दोस्तों, इसके पास मैक्सिमम राइट्स और पावर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ये ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अपने विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और जो कानून व्यवस्था प्रशासन होता है उसको देख रेख उसका रख रखाव करना और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। इसकी पावर इतनी होती है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि साधारण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री इसको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इनके कार्य की बात करें तो ऐसे इनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनके जो मुख्य कार्य हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व प्रशासन का प्रबंधन और रख रखाव करना है, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक पुल की तरह काम करते हैं। दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट से आता है उन्हें पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक की जो समस्याएं रहती हैं उसे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करने वाले पूरे देश में विविध क्षेत्रों में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत डाइवर्सिटी मिलती है आपको काम करने के लिए। आप ऑफिस में काम करते हैं, लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, और बहुत सारी क्षेत्रों में आपको काम करने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये आईएएस के रूप में एसडीएम, एडीएम, डीएम, मंडल के जो ज़िले का जो मंडल होता है उसके अध्यक्ष के रूप में, उसके हेड के रूप में काम करते हैं। स्टेट और सेंटर के जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हैं सरकार के, उसमें ये सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। आप जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव और उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस के थ्रू ही जाते हैं। तो ये बहुत सारी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में नीति आयोग के सीईओ और उसके उपाध्यक्ष आईएएस के थ्रू ही जाते हैं। और दोस्तों, ये आईपीएस के रूप में पूरे देश में सेवाएं देते हैं। अगर आपका सपना पुलिस है तो ये इससे अच्छी जॉब और नहीं हो सकती। ये डीएसपी से नीचे के रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये राज्य के थ्रू जाते हैं। बाकी एएसपी और एडिशनल एसपी, एसपी और एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी रैंक के अधिकारी जो आईएएस के थ्रू ही चुन के जाते हैं, जो आईपीएस के रूप में काम करते हैं, पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवाएं भी देते हैं। दोस्तों, ये आपको बहुत ही विविध डाइवर्सिटी क्षेत्र देता है आपको काम करने के लिए। तो आईएएस का एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आर्टिकल 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था है। बात करें एलिजिबिलिटी की, योग्यता कौन लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, जिनका एज 21 वर्ष हो और जो ग्रेजुएशन कर चुके हो या फिर उनके पास कोई बैचलर डिग्री हो। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपको बता दें कि इसमें नेपाल, भूटान और तिब्बती शरणार्थी भी एग्ज़ाम देते हैं। एज लिमिट और अटैम्प्ट्स की बात करें, आपको कितनी आयु तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके कितने अटैम्प्ट्स मिलते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ईयर डिसाइड होते हैं, अलग अलग अटैम्प्ट डिसाइड होते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 21 वर्ष से 32 साल तक आप एग्ज़ाम देते हैं, 6 अटैम्प्ट मिलता है आपको। आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आप एससी कास्ट के हैं तो 21 से लेकर 37 वर्ष तक अनलिमिटेड अटैम्प्ट मिलते हैं। तो ऐसा आरक्षण के थ्रू किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और उनका उद्देश्य था कि जो वंचित वर्ग हैं समाज के, वो शिक्षा और पावर में जाएं और जो कास्ट सिस्टम है और इकोनॉमिक गैप है उसको आप कम कर सकें। तो इसके ईडब्ल्यूएस का प्रावधान है, ओबीसी और एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे वो आगे बढ़ सकें। तो बात करें बेस्ट कोचिंग और फीस की, तो सभी कोचिंग संस्थान दोस्तों अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि सिलेक्शन दिलाना। उसमें कुछ होती हैं कोचिंग जो ज़्यादा सिलेक्शन दिलाती हैं, कुछ कोचिंगें जो होती हैं कम सिलेक्शन दिलाती हैं। दोस्तों, कोचिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मेहनत तो आप ही को करना होता है, मेहनत तो स्टूडेंट ही करना होता है। तो कोचिंग केवल एक मार्गदर्शन और सरलता के लिए एक मार्गदर्शन दिखा देता है, और सरलता आपके लिए थोड़ा सा रास्ता सरल बना देता है, लेकिन अंततः आप ही को मेहनत करना होता है। दोस्तों, कोचिंग की फ़ीस की बात करें तो ये 1 लाख से
2 लाख के बीच में कोचिंग की फ़ीस होती है दोस्तों। ये एक वंचित वर्गों के लिए, एक गरीब परिवार के फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है दोस्तों। हम एग्जाम्पल के रूप में हम एक कोचिंग का देख लेते हैं कि उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या प्रोविज़न होता है फ़ीस को लेकर के। तो ये दृष्टि आईएएस एक प्रतिष्ठित विश्वसनीय संस्थान है दोस्तों। मैं इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ या किसी कोचिंग की बुराई कर रहा हूँ, सभी कोचिंग अच्छे होते हैं दोस्तों। ये इसकी फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप अगर जीएस और सीसेट का करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको 1,70,000 टोटल फीस दी जाएगी दोस्तों। अगर एक टाइम पेमेंट करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 1 लाख यानी कि 70,000 की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप जीएस ऑप्शनल और सीसेट जैसी यानी कि सारी एक्सेसरीज सहित आपको सारी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो 2 लाख में होती हैं। अगर आप इसको वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 1,60,000 होती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 1 लाख से लेकर के 2 लाख के बीच में इनकी कोचिंग की फ़ीस होती है दोस्तों। इसमें 18% जीएसटी भी ऐड होता है। कोचिंग में एडमिशन ले लेने के बाद आपको इंस्टॉलमेंट में आपको जो सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें आप देखिए, एक आपको एडमिशन के समय फीस देना रहता है, उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट के थ्रू आपको 3-4 इंस्टॉलमेंट में आपको 30 दिन के भीतर यानी कि 6 महीने के भीतर आपसे पूरी फीस ले ली जाती है। तो दोस्तों एक पिछड़े वर्ग के लिए, एक गरीब फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। अगर आपका टारगेट आईएएस है तो आज के समय में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में आपको बहुत सी कुछ अच्छी अनअकैडमी जैसी कुछ अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन अच्छा देते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ से आपको जहाँ फीस लगभग होती है उनकी भी 60,000 या 70-80 हज़ार के आसपास फीस होती है, तो आप वहाँ भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कुछ अच्छे चैनल जो आपको फ्री मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिना कोचिंग के थ्रू हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टिंग है पढ़ना, आपको कोई गाइडेंस लेना चाहते हो आप कोचिंग ले सकते हैं दोस्तों, वरना बिना कोचिंग के भी संभव है। थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा रहेगा अगर आप 10th क्लास के बाद से ही इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों जब आप 11th और 12th करते हैं तो आपका एक माइंड सेटअप बन जाता है, आप उसमें कुछ काम कर चुके होते हैं और फिर उसके बाद अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कीजिए और जहां आपको ऐसा माहौल मिलता है आप निश्चय ही सफल होंगे। आपको उन स्टूडेंट से आगे रहेंगे जो 11th 12th में आप सोचते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंटर या ग्रेजुएशन में सोचा है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप 10th क्लास से ही स्टार्टिंग करें। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में आप 10th के बाद आप एक माइंड सेटअप अपना गोल टारगेट कर लें कि हाँ आईएएस हमें करना है। तो आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी से जो है कि जैसे DU BHU या AU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करें अच्छे सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद आपको ऐसा माहौल मिलता है इन कॉलेजों में कि आप बिना कोचिंग के भी आराम से हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किसी स्टेट कॉलेज से किया है या किसी छोटे कॉलेज से किया है तो भी आप, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। दोस्तों बात करें सैलरी और फैसिलिटीज़ की, इनको क्या सैलरी और फैसिलिटीज़ मिलती है। दोस्तों सैलरी वेतन जो इनका होता है वो स्टार्टिंग 60,000 के आसपास से होती है जो 2.5 लाख तक की जाती है। जब आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी तक पहुँचते हैं तो आपका वेतन जो होता है वो 2.5 लाख के आसपास पहुँच जाता है। इनकी सुविधाएं की बात करें फैसिलिटीज़ की तो एक बड़ा बंगला मिलता है, एक बड़ा सा मकान मिलता है विथ सिक्योरिटी गार्ड। देख सकते हैं आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड है। इसके अतिरिक्त यहाँ की साफ़ सफाई जो है और यहाँ पे खाना बनाने जैसी सुविधाएँ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों आपको कार भी मिलता है विथ ड्राइवर के साथ आपको कार भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसके अतिरिक्त आपको बहुत अन्य सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया और अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा जैसी सुविधाएं आपको मिलती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ढेर सारी आपको फैसिलिटी दी जाती हैं। ये फैसिलिटी इसलिए दी जाती हैं कि आप इन छोटे छोटे कार्यों में ना फंस करके आप जनता और देश की सेवा करें। तो बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसे एग्ज़ाम होता है, तो जैसे दोस्तों वनडे एग्ज़ाम जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों में एक ही दिन में एग्ज़ाम लेकर के ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन एक ही स्टेज होता है। लेकिन इसमें 3 स्टेज में इतना बड़ा पोस्ट है, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतने सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, तो इतने सारे अधिकार और पावर देने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना ज़रूरी होता है। इसलिए इसका एग्ज़ाम 3 स्टेज में लिया जाता है।
पहला स्टेज को प्रीलिम्स कहते हैं, दूसरे को मेंस और तीसरा इंटरव्यू होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू बुलाया जाता है। प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ बनता है, उसी के बेस पे आपको मेंस में बुलाया जाता है और उसके उपरांत आपको फिर मेंस में कट ऑफ बनता है तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों हम इसके पहले स्टेज को देख लेते हैं। प्रीलिम्स में क्या प्रोसेस होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स जनरल स्टडी और सीसेट होता है और ये ऑब्जेक्टिव नेचर को होता है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन पे 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और उसी में से आपको उसका आंसर ढूंढना रहता है। 2 पेपर हैं, उसमें जनरल स्टडी में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं जो 200 मार्क्स के रहते हैं, इसमें आपको 2 घंटा टाइम मिलता है। और सीसेट के लिए 80 क्वेश्चन रहता है और इसमें भी 200 मार्क्स रहता है, इसके लिए भी आपको 2 घंटा मिलता है। ये 33% क्वालिफाई होता है। अगर ये केवल आप 33% क्वालिफाई कर लिए, मतलब 80 में से आप 27-28 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप इसको पास कर जाते हैं और आपके जनरल स्टडी के बेस पर ही आपको मेंस में आपको एलिजिबल किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ बनता है वो जनरल स्टडीज़ के बेस पे बनता है। सीसेट में आप केवल 33% अनिवार्य होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो हम मेंस के देख लेते हैं। दोस्तों इन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 50 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप निश्चय ही आप मेंस देते हैं। ये जनरल सा ट्रेंड रहता है कि ये 50 प्लस जो मार्क्स लाते हैं वो लगभग हो जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाता है, जिसमें 1750 मार्क्स का 9 पेपर होता है और ये सब्जेक्टिव नेचर का होता है। इसे आपको यानी कि लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन रहता है, आपको 3 पेज दे दिए जाते हैं, उसी तरह से उस पर आपको क्वेश्चन को लिखना रहता है। तो इसमें जो 9 पेपर होते हैं, जो 9 सब्जेक्ट हैं वो एसए है, जीएस 1 है, जीएस 2, जीएस के 4 पेपर होते हैं। इसके अतिरिक्त लैंग्वेज पे आधारित 2 पेपर होते हैं। लैंग्वेज में आपको एक इंग्लिश कंपलसरी रहता है, इंग्लिश जो है कंपलसरी रहता है। इसके अतिरिक्त आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषाएँ हैं आप उनमें से कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। तो हम इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। एसए में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। जो 250 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें आपको 3 घंटे में लिखना रहता है। जीएस 1 में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं जो 250 मार्क्स के रहते हैं और उसे 3 घंटे में लिखना रहता है। और जीएस 2 में भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, 250 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे में लिखना रहता है। जीएस 3 में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और 250 मार्क्स का रहता है और 3 घंटे में लिखना रहता है। जीएस 4 में आपको 12 से 14 क्वेश्चन मिलते हैं जो दो खंडों में डिवाइड रहते हैं और ये 250 मार्क्स का ये भी रहता है और इन्हें 3 घंटे में लिखना रहता है। और उसके बाद लैंग्वेज का जो पेपर होता है ये 33% आपका क्वालिफाइंग रहता है। इसमें आपका मार्क इसमें ऐड नहीं किया जाता है, मेंस में इसका मार्क ऐड नहीं किया जाता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। जो 2 पेपर होते हैं प्रत्येक पेपर जो होता है 300 मार्क्स होता है, यानी कि इंग्लिश का 300 मार्क्स होगा और जो आप दूसरा लैंग्वेज चूज करेंगे, जैसे हिंदी का चूज कर रहे हैं तो आपको हिंदी 300 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं प्रत्येक पेपर के लिए। इसके बाद आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, जिसमें प्रत्येक पेपर में लगभग 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना रहता है और 5 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन डिवाइड रहता है। एग्जाम्पल के रूप में 5वें क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन 3 भाग में डिवाइड रहता है, 5 A B C। तो इस तरह से देखा जाए तो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलता है और प्रत्येक जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, इसको छोड़ करके, लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके। जैसे जब आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो जो 275 मार्क्स का होता है। तो इंटरव्यू देने के बाद आपका एक फाइनल कट ऑफ बनता है, जिसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, यानी कि मेंस का जो है कि 1750 मार्क्स और इंटरव्यू का 275 मार्क्स, टोटल 2025 मार्क्स का होता है, जिसके बेस पे आप फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है। जो टॉपर्स का मार्क्स होता है 2017 में जो फर्स्ट रैंक थे उनका 1126 मार्क्स था और 2019 में 1062। इस तरह से देखें तो आप लगभग 50% अगर मार्क्स आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन निश्चय ही हो जाता है। आपके मेंस और इंटरव्यू के बेस पे एक फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है, जिसमें आपको रैंक डिसाइड किया जाता है।
जिसमें आपके अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग पोस्ट मिलता है। यस देखें तो आईएएस अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल सा ट्रेंड रहा है, ये आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन सामान्य सा ट्रेंड रहा है कि ये अगर जनरल के हैं तो आपको अगर अंडर 80 में है तो आपको आईएएस प्रोवाइड किया जाता है। ईडब्ल्यूएस से अगर 350 मार्क्स आपके 350 रैंक है तो आपको आईएएस प्रोवाइड किया जाता है। ओबीसी से हैं तो आपको 400 लाना रहेगा, और एससी एसटी से हैं तो आपको 500 रैंक में आते हैं तो आपको आईएएस प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी तरह से आईपीएस और आईएफएस का रैंक डिसाइड किया जाता है। आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस का रैंक डिसाइड किया जाता है। बात करें दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, तो यूपीएससी के साइट से आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आप यहाँ से जा कर के खुद से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल इसका सिलेबस दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा एक अच्छा खासा 3-4 पेज का सिलेबस दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा है इसको हम यहाँ पे शार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे शार्ट में दिया गया है इसमें चारों पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो जीएस फर्स्ट पेपर है उसमें जो है कि आपको इंडियन हेरिटेज और कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय विरासत और संस्कृति से, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद भारतीय सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें मेनली यहीं से 3-4 विषय से जीएस के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह हम जीएस सेकेंड की बात करें तो इसमें भी एक डिटेल इसका सिलेबस होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं गवर्नेंस से रहते हैं, यानी प्रशासन से, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, राज्य व्यवस्था से, पॉलिटी, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सोशल जस्टिस से, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आपको मिलता है। इसके बाद जीएस थर्ड का भी एक डिटेल सिलेबस है। जीएस थर्ड में क्या क्या पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहता है, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी तरह जीएस 4 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका एक डिटेल सिलेबस नीचे दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म में इसे कहाँ से किस विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एथिक्स रहता है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी कि नीति शास्त्र, इसके बाद 2 लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी इसके बाद 2 लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी रहता है, और आप दूसरी भाषा के तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वहाँ से कोई भाषा चूज कर सकते हैं। तो ये जो भाषाएं दोनों हैं वो सिर्फ 33% क्वालिफाइंग रहता है, केवल 33% क्वालिफाइंग रहता है। इसका मार्क्स इसमें ऐड नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। इसके बाद आपका 500 मार्क का ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, 250 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। ऑप्शनल के लिए आपको सिलेबस में दिया गया है जिसमें 40-50 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इंटरव्यू में जो 275 मार्क का रहता है उसमें से आपको डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन पर जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है जिसमें आपकी बेसिक जानकारी रहती है, आपका नाम क्या है, जन्म स्थान कहाँ है, आपने क्या पढ़ा है, इन सब चीज़ों का बेसिक जानकारी रहता है। वहाँ से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो करंट में है, या पुरानी कोई भी विषय पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपके अंदर पोटेंशियल देखा जाता है, स्किल देखा जाता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल और क्या स्किल है। वैसे दोस्तों इसे इंटरव्यू कहते हैं, लेकिन इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो आपको वहाँ पे पर्सनालिटी देखा जाता है कि क्या आप इस योग्य हैं कि नहीं हैं। आपने किसी तरह से मेंस लिख लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको स्किल देखा जाता है कि आप इस योग्य हैं कि नहीं, आपके पास वो क्षमता है जो आप इतनी सारी पावर और राइट्स दिए जा रहे हैं तो आप उसको संभाल पाएंगे, उसको अच्छे से संभाल पाएंगे, उसका अच्छा इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। इसके बाद दोस्तों अगर आप प्री और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें 3 महीने आप लवासना मसूरी में ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आप ऐसे भवन देखेंगे, वहाँ पे आप बादलों को अपने आसपास से देखेंगे। ये ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, इसीलिए मसूरी को पर्वतों को रानी भी कहा गया है।
जिसमें से दोस्तों 1.5 साल में आपको शुरुआत में आपको 3 माह का फाउंडेशन कोर्स दिया जाएगा और उसके बाद भारत दर्शन के लिए आपको पूरे भारत में भ्रमण कराया जाएगा, जहाँ आपको एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री जैसे रूरल अर्बन डेवलपमेंट और चीज़ों से आपको रूबरू करवाया जाएगा। आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी आपको ले जाया जाएगा, जहाँ से आपको भारतीय विरासत और क्षेत्रों से आपको परिचय कराया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलती है, जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग में दोस्तों एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, वन, सोशल सेक्टर, महिला बाल विकास और ट्राइबल डेवलपमेंट जैसी विषयों पर आपको जानकारी दी जाती है। 3 महीने बिताने के बाद लोग अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। IAS मसूरी में ही रह के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जब और बाकी लोग अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं। जैसे IPS के लिए स्वापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में जाते हैं हैदराबाद, और इसी तरह दिल्ली में देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग चलती है। तो दोस्तों आपका लास्ट पे चौथा आता है इंडक्शन। ये इंडक्शन है दोस्तों, इंडक्शन जो प्रेसिडेंट हाउस में चलता है, और वहाँ पे आपने क्या सीखा है इस दौरान आपने क्या सीखा है, इसको आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद वहाँ से आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है, तो आपको एक क्षेत्र प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप अपना ड्यूटी करते हैं। दोस्तों एक लंबा सफ़र होता है, यहाँ आने के बाद बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ता है, तो आपको एक अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं मैं कर लूँगा और लास्ट तक करूँगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं करता रहूँगा। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो IAS टॉपर में जो कॉमन फीचर्स हैं, जो कॉमन विशेषताएं हैं, उसमें से आप अपने जीवन में अभी से पालन करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य सिखाता है, और आपके पास परसिवरेंस रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। नहीं मैं ये करूँगा तो मेरे पूर्ण विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा। ये आपके पास परसिवरेंस रहना चाहिए, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। दोस्तों आपको पर डे 10 आवर की रीडिंग करनी होगी, पर डे 8 से 10 आवर की रीडिंग जरूर करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कभी आपने इस तरह से कभी 8 घंटे पढ़ा, कभी 12-15 घंटे पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से डेली 8 से 10 घंटे आपको पर डे देना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी सोर्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज पर ध्यान देना होगा, जिसमें जैसे फेमस बुक कुछ हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम टाइप के कुछ जो बुक हैं, इन्हीं सब्जेक्ट पर ही आप इन्हीं बुक्स पर ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त आप NCERT पढ़ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स अपना जो बनाए हैं उसको पढ़ें। अपने आप को लिमिटेड रखें दोस्त। ये इन्होंने टॉपर्स की ये सारी विशेषताएं रही हैं दोस्तों, उन्होंने खुद को बहुत ही लिमिटेड रखा है और NCERT और हैंड राइटिंग जैसे चीज़ों पे ध्यान दिया है। उसके बाद उनकी एक कॉमन विशेषताएं रही हैं दोस्तों, जो वो ऑप्शनल पे अपना एक कमांड बनाए रखते हैं, एक विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों 1025 नंबर अगर 50% लाते हैं, जिसमें से 1025, जिसमें से 500 आपका ऑप्शनल होता है। अगर आप इस पर कमांड बना लेते हैं तो निश्चय इसमें आपको बहुत ही बड़ी सफलता मिलती है। मल्टीपल रिवीजन दोस्तों, अगला रिवीजन, बार बार रिवीजन करते हैं दोस्तों। इतना बड़ा लंबा सिलेबस रहता है, तो आपको रिवीजन जैसी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। आप देखेंगे तो कई बार आपने टॉपर से सुना होगा कि हमने लक्ष्मीकांत को 20 से 30 बार पढ़ा है। ऐसे होना आम बात है दोस्तों, ये सब उनकी कॉमन विशेषताएं रही हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। ये उनकी कॉमन विशेषताएं रही हैं। उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर हल करें, इससे आपको ये डिसाइड होगा कि हम कहाँ पे हैं, हमारे पास कितना नॉलेज है और हमारे इस स्थिति में कहाँ पर हैं। इसमें आप प्रीलिम्स में भी टेस्ट दीजिए, मेंस का भी टेस्ट दीजिए और इंटरव्यू का। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ और करना चाहते हैं तो कुछ और टॉपर्स हैं जिन्होंने बताया कि वो संसद टीवी से जैसी चैनलों से जुड़े रहे हैं, अदर प्लेटफॉर्म जैसे PIB जैसे सोर्स से उन्होंने जुड़ा रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने एक अच्छी सी एक बेसिक जानकारी आपके यहाँ प्रोवाइड किया है। अगर कुछ भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों।